जय हिंद। क्लास 12 फिजिक्स विद्युत विभव और धारिता पार्ट 2 हम लोग करने वाले हैं। ये चैप्टर 2 है भौतिकी का, क्लास 12 का। ठीक है, इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने पहले ही कर चुका है, उसमें हम लोगों ने विद्युत विभव के बारे में पढ़ा है, उस पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया है। इसमें हम लोग धारिता पे जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उसको करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होता है? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। डी क्या होता है? तो प्लेटों के मध्य की दूरी होता है। मान के चलिए एक समांतर प्लेट संधारित्र है तो इनके प्लेटों के मध्य दूरी को डी द्वारा संकेतित करते हैं। और ए क्या होगा? उभयनिष्ठ प्लेटों का क्षेत्रफल, और एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लेटों के बीच हवा के साथ समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश होती है। मध्य बिंदु पर अधिकतम, मध्य बिंदु पर न्यूनतम, प्लेटों के बीच सभी बिंदुओं पर समान। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान, क्योंकि एक समांतर प्लेट संधारित्र के पे मान के चलिए एक प्लेट को अगर प्लस क्यू आवेश देते हैं तो विद्युतीय प्रेरण द्वारा क्या होता है? इस पे माइनस क्यू आवेश आ जाता है। तो इस तरह से क्या होगा? मान के चलिए कि अनंत लंबाई का इसको समतल मानिए, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता होता है वो क्या अपना होता है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, जो दूरी पे निर्भर नहीं करता है, लेकिन इनके मध्य किसी भी बिंदु पे लेंगे तो जो माइनस क्यू आवेश के कारण होगा, इस प्लेट के कारण, इस प्लेट को बी नाम दे देते हैं, इस प्लेट को ए नाम दे देते हैं। प्लेट बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में, और प्लेट ए के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी दिशा में होगा। दोनों समान दिशा में है तो दोनों को क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ेंगे तो विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या आ जाएगा हमारा? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसमें देखिए इस फॉर्मूला में कहीं पे भी आपको दूरी नहीं दिख रहा है, तो दूरी नहीं दिख रहा है तो दूरी से स्वतंत्र है, तो मध्य बिंदु पर अधिकतम, मध्य बिंदु पर न्यूनतम नहीं हो सकता। और सिग्मा क्या है? तो यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर पृष्ठीय आवेश घनत्व क्यू बाई ए, प्लेटों का क्षेत्रफल और उस पे जो आवेश दिया है उसका अनुपात। ठीक है, तो प्लेटों के बीच सभी बिंदुओं पे क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं कि जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच का स्थान परावैद्युतिक के साथ भरा जाता है तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगा, घटेगा, कोई बदलाव नहीं का कह नहीं सकते। तो इसमें क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, कैसे बढ़ता है कि मान के चलिए किसी भी समांतर प्लेट संधारित्र है, जब उसको उसके प्लेटों के बीच में निर्वात हो, कोई माध्यम नहीं हो, तो उसके जो भी धारिता होगा उसको सी नोट लेते हैं। और जैसे ही हम उसके मान के चलिए समांतर प्लेट संधारित्र, तो इसके बीच में हम कोई माध्यम रखते हैं, परावैद्युतांक रखते हैं, तो जितना परावैद्युतांक होता है उसका, तो उससे के गुना वो बढ़ जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। निर्वात, जब निर्वात होने पर सी नोट होता है, और जब परावैद्युतांक डाल देते हैं तब उसका धारिता कितना हो जाता है? के से गुना हो जाता है। जैसे मान के चलिए कि कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके बीच अभी निर्वात है, तो उसका जो भी धारिता होगा 3 नैनोफैराड है। मान लेते हैं कि 3 नैनोफैराड है, और जैसे ही जैसे ही कोई परावैद्युतांक रखते हैं 16 मान का परावैद्युतांक इसके अंदर क्या करते हैं? रख देते हैं। तब इसका धारिता के बारे में पूछेगा तो 16 इंटू निर्वात में जितना था, यहाँ पे सी नोट का मान कितना दिया है? 3, गुना करा दीजिए, कितना हो जाएगा? 16 तरीके 48 नैनोफैराड इसका क्या हो जाएगा? धारिता। तो इस तरह से धारिता का मान क्या हो जा रहा है? परावैद्युतांक प्लेटों के बीच लाने से बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 4। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी कम हो जाती है तो संधारित्र की धारिता बढ़ेगा, घटेगी, अपरिवर्तित रहेगी, कह नहीं सकते। तो इनमें से क्या होगा? तो हम फॉर्मूला क्या जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र के लिए? ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। डी क्या होता है? प्लेटों के बीच का दूरी होता है। तो ठीक है, तो देखिए जो दूरी के साथ है, प्लेटों के बीच की दूरी के साथ जो धारिता है वो व्युत्क्रमानुपाती संबंध में है। तो इसको घटाने से, इसको क्या करने से? घटाने से इसको ये बढ़ेगा, और इसको बढ़ाने से सी क्या होगा? घटेगा। तो यहाँ पे प्लेटों के बीच की दूरी को क्या किया जा रहा है? कम किया जा रहा है, तो इसलिए धारिता क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5।
जब समांतर प्लेट संधारित्र के बीच का स्थान परावैद्युत के साथ भरा जाता है तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विभव अंतर बढ़ेगा घटेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, कह नहीं सकते। मान के चलिए एक समांतर प्लेट है, इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, तो और ये अभी इनके प्लेटों के बीच निर्वात है, मान के चलते अभी निर्वात है, तो इसका जो भी विद्युत क्षेत्र होगा वो कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये मान के चलते कि डी दूरी से अलग है, तो जब विभव यहाँ से हम लोग निकालेंगे, विभव क्या होता है, ई इंटू डी होता है, और ई का मान दिया हुआ है, कितना दिया है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और डी से गुना करा दीजिए, तो ये हो गया डी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। जब क्या हो जाए, निर्वात हो। लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई माध्यम डालेंगे, परावैद्युतांक वाला माध्यम डालेंगे, तो इसमें मान के चलिए के वाला डालते हैं, तो के गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो के बढ़ने के साथ क्या होगा, विभव के मान पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती में जुड़ रहा है, तो इसलिए विभव क्या होगा, घटेगा। मान के चलिए कि निर्वात होने पर विभव अगर 40 वोल्ट है, मान लेते एग्जाम्पल के तौर पे एक उदाहरण है, मान के चलते निर्वात होने पर 40 वोल्ट है, तो अगर इसके अंदर 10 परावैद्युतांक वाला माध्यम हम डालते हैं, तो 40 में 10 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, तब विभवांतर कितना रह जाएगा, विभवांतर इसका भी 4 वोल्ट ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, घटेगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 6। वस्तु की धारिता निर्भर करती है, वस्तु कोई भी वस्तु की धारिता क्या होता है, सी बाई क्यू भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु का आवेश देने पर उसका विभव क्या होता है, बढ़ता है, और Q बराबर क्या होता है, C भी। C क्या है, यहाँ पे एक नियतांक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, धारिता बोलते हैं, तो वस्तु की, उस वस्तु की धारिता बोलते हैं। तो यहाँ से धारिता बराबर क्या निकल गया, Q बाई V। तो ये क्या है, एक नियतांक है, तो जब नियतांक है तो Q और V पे निर्भर नहीं करेगा, तो ऑप्शन क्या हो गया, ए गलत, आवेश और विभव निर्भर नहीं करेगा। और जो संधारित वस्तु की धारिता होता है वो निर्भर करता है आकार और आकृति पर, और उस कैसा प्रकृति पदार्थ का कौन सा प्रकार है उस पे निर्भर करता है, तो सी गलत हो गया। ठीक है, आकार और आकृति पे केवल निर्भर करता है, आवेश और विभव पे निर्भर नहीं करता है। आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेटों के बीच निर्वात होने पर एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी नॉट है, यदि प्लेटों के बीच का अंतर परावैद्युत स्थिरांक के माध्यम से भरा जाता है, मतलब के गुना कर देते हैं, प्लेट निर्वात होने पर इसका धारिता कितना है, सी नॉट है, और जैसे ही के परावैद्युतांक का माध्यम इसके अंदर डाल देते हैं तब धारिता पूछ रहा है, तो के से क्या होगा, निर्वात का गुना हो जाएगा, तो के इंटू सी नॉट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन नंबर है 8। धारिता की श्रृंखला हमेशा समतुल्य धारिता होती है। श्रृंखला में जब जोड़ते हैं कोई भी धारिता को, तो क्या होता है कि सबसे छोटा मान से भी छोटा प्राप्त होता है, तो श्रृंखला में सबसे कम धारिता से कम हमको प्राप्त होता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। एक बार इसको समझ लेते हैं, सॉरी, कम मान से कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम लोग जो भी संधारित्र होता है उसको 2 क्रम में जोड़ देते हैं, श्रेणी और समानांतर। ठीक है, श्रेणी में इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत सारा अगर संधारित्र हो उसका धारिता का व्युत्क्रम करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मान के चलिए एक संधारित्र है जिसका C1 धारिता है, C2 C3, तो ऐसे करके व्युत्क्रम करके जोड़ देते हैं। ठीक है, और समांतर में क्या करते हैं, इक्विवेलेंट निकालने के लिए, समतुल्य धारिता निकालने के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे करके क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो इस तरह से निकालने से क्या होगा कि प्रत्येक मान से इसमें जो C1 C2 C2, तो C इक्विवेलेंट जो निकलेगा C1 से भी छोटा होगा, C2 से भी छोटा होगा, C3 से भी छोटा होगा, मतलब जितना इसमें संधारित्र की धारिता होगा सब मान से छोटा मान मिलता है, किसमें, श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में क्या होता है, सब मान से बड़ा मान मिलता है, क्योंकि सबको जोड़ के यहाँ पे आया है, तो C1 से बड़ा होगा C इक्विवेलेंट, C2 से भी बड़ा होगा C3, और जितना मान होगा सबसे इसमें क्या होता है, बड़ा मान से भी बड़ा मिलता है, और श्रेणी क्रम में सबसे छोटा मान से भी छोटा मिलता है, और समांतर क्रम में सबसे
बड़ा मान से भी बड़ा मिलता है, ठीक है। तो जब भी न्यूनतम हमको धारिता प्राप्त करना होगा, समतुल्य धारिता, तो उसको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, और अधिकतम प्राप्त करना होगा तो किस में जोड़ेंगे हम लोग, समांतर क्रम में जोड़ेंगे। इस चीज को याद रखिएगा। श्रेणी क्रम में संयोजन कैसा होता है, तो एक बहुत सारा अगर संधारित्र है तो एक संधारित्र का धन प्लेट दूसरे के ऋण प्लेट से, दूसरे का ऋण प्लेट दूसरे का धन प्लेट से, ऐसे करके क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो इस क्रम को हम लोग क्या बोल देते हैं, श्रेणी क्रम। और जब कभी बहुत सारा संधारित्र की धारिता को, संधारित्र को क्या करते हैं, एक एक प्लेट के धन टर्मिनल को एक बिंदु से और ऋण टर्मिनल को एक बिंदु से, मतलब जो भी धन प्लेट है उसका एक बिंदु से और ऋण प्लेट है 2 बिंदु से जोड़ते हैं, तो इसको समांतर क्रम बोलते हैं और इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है। क्या होता है, आवेश जो होता है वह समान होता है, और समांतर क्रम में विभव समान होता है, ठीक है। इतना चीज आपको याद रहेगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि धारिता C के n संधारित्र श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो समतुल्य धारिता क्या होगा। तो श्रृंखला में हम लोग क्या करते हैं कि C इक्विवेलेंट निकालने के लिए व्युत्क्रम करके जोड़ देते हैं। तो कितना जुड़ा हुआ है, n जुड़ा हुआ है, तो C 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C कितना बार, n, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, n/C, 1/C इक्विवेलेंट। अब जैसे ही C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो C/n, ये हमारा निकल जाएगा फॉर्मूला, तो C/n हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान के चलते हैं कि 3 माइक्रोफैराड का संधारित्र है, कितना है, 3 माइक्रोफैराड का संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो C इक्विवेलेंट हमसे निकालने के लिए पूछता है, तो कितना का है, 3, और कितना संख्या है, तो 3 से इसमें भाग कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, 1 माइक्रोफैराड। मान के चलते हैं 5। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 5 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जिनके धारिता मान लेते हैं कि दो नहीं, मान लेते हैं 20 माइक्रोफैराड है। तो C इक्विवेलेंट हमसे निकालने के लिए बोलेगा कितना है, प्रत्येक का धारिता में से किसी एक का धारिता लीजिए, तो 20 और कितना संख्या में है, 5, इसका भाग कर देंगे, कितना आ गया, 4 माइक्रोफैराड। तो देखिए कि प्रत्येक मान से क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। अगर यही समांतर क्रम में जुड़ा होता है, n संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ा होता है, तो C प्लस C डॉट 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 n बार। तो इसको C इक्विवेलेंट जैसे ही निकालेंगे तो क्या होगा, n इंटू C। मान के चलिए कि 5 संधारित्र जिनका धारिता कितना है, 4 माइक्रोफैराड है, ठीक है। इसको हम लोग समांतर में जोड़ते हैं, समांतर में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, कितना संख्या है, 5, और प्रत्येक का धारिता कितना है, 4, तो 4 5 20 माइक्रोफैराड। C इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या होगा, निकल जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। इसको आप सॉल्व कीजिए। प्रवाही धारिता का वह न्यूनतम मान क्या होगा जिससे धारिताओं 1 पिकोफैराड, 2 पिकोफैराड और 4 पिकोफैराड के 3 संधारित्रों को संयोजित करके प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, न्यूनतम मान प्राप्त करना है। तो न्यूनतम मान हम कब प्राप्त कर सकते हैं, जब सबको श्रेणी क्रम में जोड़े जाए। और अधिकतम मान पूछता है तो हम सबको किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो यहाँ पे श्रेणी क्रम में सबको जोड़ देंगे तो AC इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, 1 पिकोफैराड है तो 1/1 प्लस सबका व्युत्क्रम करके जोड़ देंगे 1/2, और 4 है हमारा प्लस में 1/4। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर एलसीएम यहाँ पे लेंगे तो 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 + 1। तो C इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सब इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो 4 पलट के चला जाएगा ऊपर, 4 2 6 1 7 पिकोफैराड में है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका पिकोफैराड। तो ये आपका C इक्विवेलेंट निकल गया। कितना हो जाएगा, 4/7 पिकोफैराड। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 4।
पिकोफैराड। यहाँ से हमको पता कैसे चला है कि हमको श्रेणी में ही जोड़ना है, तो यहाँ पे ये जो न्यूनतम शब्द है यही बता रहा है कि हमको श्रेणी में जोड़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रेणी में जो समतुल्य धारिता होता है प्रत्येक धारिता के मान से सबसे छोटे मान से भी क्या होता है, इसमें छोटा होता है, तो न्यूनतम मान प्राप्त करना है, तो इसलिए श्रेणी में जोड़ा गया है। अगर यही क्वेश्चन कहता है कि नहीं हमको अधिकतम मान प्राप्त करना है, तो सबको किस में हम जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि 11 नंबर, श्रृंखला संयोजन में जुड़े दो संधारित्र की धारिता समान है। श्रृंखला में जुड़ा हुआ है दो संधारित्र जिनका धारिता समान है, मान लेते हैं कि सी है। ठीक है, जो धारिता है मान लेते हैं कि सी है। ठीक है, और किस में जुड़ा हुआ है, श्रृंखला में जुड़ा है, तो सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए, और कितना जुड़ा हुआ है 2, तो सी बाई 2 कर सकते हैं, और इसका मान कितना दिया है सी इक्विवेलेंट का 2 फैराड दिया है, तो 2 यहाँ पे रखेंगे सी बाई 2, तो सी का हमारे यहाँ पे मान निकल जाएगा 4। ठीक है, 4 फैराड। और पूछ रहा है कि प्रत्येक संधारित्र की धारिता ज्ञात करें, तो प्रत्येक संधारित्र की धारिता ज्ञात करना है, तो सी हमारा निकल गया 4 फैराड, तो यहाँ से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 फैराड। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 हमसे क्या बोल रहा है कि 2 या 2 से अधिक संधारित्र के संयोजन की परिणामी धारिता में वृद्धि होती है जब वो डैश में जुड़े होते हैं। मतलब परिणामी धारिता में वृद्धि कब होगा, समांतर में जुड़ने पर या श्रेणी में जुड़ने पर। अभी अभी हम लोग ने पढ़ा है कि समतुल्य धारिता किस में अधिक मिलता है, तो समांतर में, तो इसको किस में जोड़ेंगे, समांतर में। और परिणामी धारिता में कमी करने के लिए किस में जोड़ेंगे, श्रेणी में जोड़ेंगे। ठीक है, और याद रखिएगा सेम कॉन्सेप्ट होता है जब विद्युत धारा पढ़िएगा, विद्युत धारा पढ़िएगा तो वहां पे प्रतिरोध होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाता है, वहां पे प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध होगा, श्रेणी में अधिकतम होता है, समांतर में कम होता है, लेकिन यहाँ धारिता में श्रेणी में अधिक, श्रेणी में कम मिलता है, समांतर में अधिक मिलता है। ठीक है, और प्रतिरोध में उसका व्युत्क्रम हो जाता है, उस चीज को यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 13, 3 समान संधारित्र जब श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो 1 माइक्रो फैराड धारिता प्रदान करते हैं। ठीक है, जब समांतर में हो तो डैश धारिता प्रदान करेंगे, बताना है। बोल रहा है कि 3 संधारित्र जब श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो 1 माइक्रो फैराड प्रदान करते हैं। ठीक है, तो समांतर में जुड़ेंगे तो कितना, तो हमको नहीं पता है, तो श्रेणी में जो जुड़ा हुआ है मान लेते हैं, माना धारिता सी ले लेते हैं, हमको धारिता नहीं पता है, सी ले लेते हैं। जब श्रेणी में जोड़ेंगे तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, सी, और कितना धारिता को जोड़ रहे हैं 3, तो 3 से यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और इक्विवेलेंट हमको दे दिया है 1 माइक्रोफैराड, तो सी बाई 3, तो यहाँ से सी का मान हमारा कितना निकल जाएगा, 3 माइक्रोफैराड। अब बोल रहा है कि जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, जब समांतर क्रम में हो तो डैश धारिता प्रदान करेगा, मतलब यही मान का समांतर क्रम में जोड़ देते हैं, और कितना को जोड़ना है, 3 को, तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 3 इंटू सी, और सी का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 3, तो यहाँ से गुना कराएगा कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। इस तरह से ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आप क्या कीजिए कि साथ साथ आप भी सॉल्व कीजिए, ताकि क्या होगा कि आप भी सॉल्व करने का प्रैक्टिस कर पाएंगे। ऐसे वीडियो को देखते रहने से कुछ नहीं मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि धारिता सी कि एक संधारित्र में आवेश Q होता है तो संधारित्र में संचित ऊर्जा होगा। ठीक है, तो देखिए संधारित्र में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, U बराबर, एक फॉर्मूला होता है Q²/2C, सभी फॉर्मूला को एक बार लिख लेते हैं, हाफ CV², जब आवेश C हो और संधारित्र में जो भी इसका विभव मान के चलते V हो जाए और इसका जो धारिता हो C हो जाए, तो या हाफ QV, ये 3 फॉर्मूला होता है, इस तीनों को आपको याद रखना है। Q²/2C, हाफ CV², हाफ QV, ये 3 फॉर्मूला होता है, तीनों को याद रखिए। तो बोल रहा है संचित ऊर्जा का फॉर्मूला कौन होगा, Q²/2C, हाफ C Q², हाफ QC², तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, Q²/2C। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 216 छोटी बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 2 नैनोफैराड है मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद का धारिता क्या होगा। तो देखिए इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है, इसके लिए ट्रिक क्या है,
आप डायरेक्ट कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन को कि मान के चलिए बड़ी बूंद का धारिता हमको नहीं पता है, बड़ी बूंद, ठीक है, और यहाँ पे छोटी बूंद का धारिता जो होता है n का पावर 1/3, ठीक है, छोटी बूंद का धारिता। इस तरह से करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सी बड़ी बूंद बराबर n 1/3 छोटी बूंद। तो कितना संख्या है इसमें हमारा 216 है, इसका थर्ड रूट ले लेंगे और छोटी बूंद का धारिता कितना दे दिया है 2 नैनोफैराड। तो बड़ी बूंद का धारिता इतना निकल जाएगा हमारा 216 किसका है 6 का है 2 नैनोफैराड करने से कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 नैनोफैराड, इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16। कह रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a है और प्लेटों के बीच की दूरी d है। यदि संधारित्र को परिणाम q के आवेश के साथ आवेशित किया जाता है तो संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको बताना है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, अगर मान के चलिए कि उसका जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसका प्लेटों का जो पृष्ठीय आवेश घनत्व है वो सिग्मा हो तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा बराबर क्या होता है आपका, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। यहाँ पे क्यू का मान कितना दे दिया है, क्यू कर दिया तो क्यू बाई ए हो जाएगा। तो सिग्मा को हटा के क्यू बाई ए लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र हो जाएगा क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्लेटों के बीच का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कितना होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर सिग्मा क्या बताता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, प्लेटों का पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ठीक है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। आवेश संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक नहीं है, मतलब आवेशित संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक नहीं है। तो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा 3 गो ही व्यंजक होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ सी भी स्क्वायर हाफ क्यू भी, ये फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है, संचित ऊर्जा का। तो देख लेते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर है, ठीक है, क्यू स्क्वायर बाई 2c चलेगा, हाफ क्यू भी ई भी होता है लेकिन ये नहीं होता है। तो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बताना है कि नहीं है बताना है, क्या बताना है नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है कि 125 छोटी बूंदें जिन पर 3 वोल्ट विभवांतर है, इन्हें मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाया जाता है तो बड़ी बूंद का विभवांतर क्या होगा। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, आप उसको डायरेक्ट याद रखिएगा कि भी मान के चलिए बड़ी बूंद मिलाएंगे तो उसका विभव जो होगा भी हो जाएगा बड़ी बूंद, ठीक है। और जो इसमें जो संख्या होता है वो उसका 2/3 पावर में 2/3 लेना होता है और जो छोटी बूंद का विभव होता है उससे गुना करा देना होता है। तो छोटी बूंद का विभव, ठीक है, n का पावर 2/3 और छोटी बूंद का विभव, तो भी बड़ा कितना हो जाएगा, n का मान कितना दे दिया है 125 और छोटी बूंद का विभव कितना दे दिया है 3 दे दिया है। और इसका कितना करना है, पावर में जो इस संख्या है इसका पावर आपको करना है 5 2/3, ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसका 125 का घनमूल निकालेंगे तो 5 और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 गुना 3, ये निकल गया आपका 75 वोल्ट हो जाएगा। जब 125 छोटी बूंद को जिन पर 3 वोल्ट का विभवांतर सबको मिलाकर एक बड़ा बूंद बना देंगे तो बड़ा बूंद का जो विभवांतर होगा 75 वोल्ट हो जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन रहता है कि इसमें धारिता दे देता तो क्या करते, 1/3 इंटू n का पावर 1/3 और n का पावर 1/3 इंटू छोटी बूंद का धारिता करते, तो ऐसे बड़ी बूंद का धारिता हमको निकल जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 4 नैनोफैराड और 8 नैनोफैराड के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में हो तो तुल्य धारिता ज्ञात करना है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, तुल्य धारिता निकालने के लिए अगर 2 हो तो डायरेक्ट शॉर्टकट होता है, सी इक्विवेलेंट के लिए डायरेक्ट आप शॉर्टकट याद रखिए, गुना बटा जोड़ से। गुना बटा जोड़ क्या कहता है, अगर 2 के लिए सत्य है, केवल
दो हो तब। गुना बटा जोड़ मतलब जो संधारित्र की धारिता दिया होता है उसका पहले गुना करा दीजिए, फिर दोनों को जोड़ दीजिए। यही गुना बटा जोड़ का नियम है। 8 चौके के कितना होगा 32, और 4 और 8 जोड़ के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, कटेगा कितना बार में, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा आपका 8 बार में। तो ये हो जाएगा आपका 8/3 नैनो फैराड है, तो यहाँ पे नैनो फैराड हो जाएगा। ठीक है, गुना बाई जोड़ वाला नियम से आप याद रखिएगा। मान के चलिए 3 माइक्रो फैराड, ठीक है, 6 माइक्रो फैराड, दो संधारित्र की धारिता दिया गया है, इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो समतुल्य धारिता निकालने के लिए बोलेगा तो डायरेक्ट दोनों का गुना कराइए, फिर दोनों का जोड़ दीजिए। तो 6 3 जोड़ के 9, 3 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटेगा 2 बार में, तो 2 माइक्रो फैराड है। तो माइक्रो फैराड क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसलिए आप इस चीज को डायरेक्ट याद रखिएगा कि अगर दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला गुना बटा जोड़ से आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 3 नैनोफैराड और 6 नैनोफैराड पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, तो पहले तथा बाद की स्थिति का अनुपात बताना है। ठीक है, तो समांतर क्रम में जोड़ देते हैं। ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट कितना निकलेगा 6 3 जोड़, डायरेक्ट क्या कर देंगे जोड़ देंगे तो 6 नैनो फैराड। ठीक है, और श्रेणी क्रम में क्या निकलेगा, श्रेणी क्रम में C इक्विवेलेंट क्या निकलेगा, अभी अभी 2 के लिए पढ़े कि गुना बटा जोड़, तो 3 गुने 6 और जोड़ की जोड़ कितना हो जाएगा 9, तो ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 2 बार में, तो यहाँ से हो गया 2 नैनो फैराड। ठीक है, और इनका अनुपात करना है तो C समांतर, C समांतर यहाँ पे लिख देते हैं, और C श्रेणी ये हमको बताना है। तो C समांतर कितना निकला है 9 और 9 नैनो फैराड, और C श्रेणी कितना निकला है 2 नैनो फैराड। नैनो फैराड नैनो फैराड कटा, तो यहाँ से अनुपात क्या निकल गया आपका 9:2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 1D ग्राफ जनित्र उत्पन्न करता है। 1D ग्राफ जनित्र का हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, तो इसको हम लोग उच्च विभव उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ये लाखों विभव तक हमको विभव उत्पन्न कर देता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आगे वीडियो में हम लोग जो भी आपका ये संधारित्र होता है उसका संयोजन करेंगे और तुल्य धारिता निकालना हम लोग सीखेंगे। चित्र वाले जो भी क्वेश्चन आते हैं संधारित्र पे, उस सभी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव सीरीज जो 12th क्लास बिहार बोर्ड या कोई भी अन्य स्टेट का बोर्ड जो हिंदी मीडियम से हो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है।